हेलो दोस्तों। परिणीता उपन्यास की श्रृंखला में ये उसका चौथा भाग है। आप पिछले 3 भागों को भी जरूर सुने। तो शुरू करते हैं। उस मोहल्ले में अक्सर एक दीन दुखी बूढ़ा फकीर भीख मांगने आया करता था। उस बेचारे पर ललिता की बड़ी ममता थी। जब कभी वह भजन गाकर भिक्षा मांगता था तो ललिता उसे 1 रुपया दिया करती थी। 1 रुपया प्राप्त होने पर उसके आनंद का ठिकाना न रहता था। ललिता को वह सैकड़ों आशीर्वाद देता था और वह बड़े चाव से उन आशीर्वादों को सुनती थी। फकीर कहता था, ललिता उस जन्म की मेरी माँ है। पहली दृष्टि पड़ते ही फकीर उसे अपनी माँ समझने लगा है। वह बड़े ही करुण स्वर में उसे अपनी माँ कहकर पुकारता है। आज भी उसे आते ही माँ को पुकारा। ओ माँ, मेरी माँ, तुम आज कहाँ हो? आज इस प्रकार अपने बेटे की आवाज़ सुनते ही ललिता कठिनाई में पड़ गई। आखिर वह इस समय उसको रुपया दे तो कहाँ से दे? इस समय शेखर घर में मौजूद होंगे। वह उनके सामने रुपया लाने कैसे जाए? वह उससे नाराज है। कुछ समय सोचते रहने के बाद वह मामी के पास गई। अभी अभी उसकी मामी की झक झक नौकरानी से हो गई थी। इस कारण मुंह लटकाए खाने की तैयारी कर रही थी। ऐसी स्थिति में ललिता को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। वह वापस चली आई और किवाड़ की ओर से देखा कि बूढ़ा फकीर चौतरे पर अभी बैठा है और भजन गाने में मस्त है। ललिता के हृदय में एक खलबली सी मची थी। आज तक उसने इस फकीर को निराश नहीं लौटाया था, इसीलिए वह आज भी लौटाना नहीं चाहती थी। भिखारी ने फिर एक बार माँ कहकर पुकारा। इसी बीच अन्ना काली दौड़ती हुई आई और उसने सूचना दी कि दीदी, तुम्हारा बूढ़ा बेटा बड़ी देर से आवाज लगा रहा है। ललिता ने कहा, मेरी अच्छी अन्नू, जरा सुन तो। अगर तू मेरा एक काम कर दे, जरूरी काम है, तो तुझे अच्छी अच्छी चीजें दूंगी। तू जल्दी से चली जा, शेखर भैया से 1 रुपया लेकर आ। अन्ना काली तेजी से दौड़ती हुई गई और 1 रुपया लाकर ललिता को दिया। ललिता ने पूछा, शेखर दादा ने देते समय कुछ कहा था? कुछ भी नहीं, केवल यही कहा कि बास्केट की जेब से निकाल लो। मेरे विषय में तो कुछ नहीं कहते थे। नहीं, कुछ भी नहीं, कहकर वह खेलने में लग गई। रुपया लाकर ललिता ने उस बूढ़े भिखारी को दिया और चली गई। आज उसने आशीर्वाद तक न सुने। पता नहीं क्यों उसे भय लग रहा था। इधर कई दिनों से ताश जोरों से जमते थे, लेकिन ललिता आज खेलने नहीं गई। वह सिर दर्द का बहाना करके मुंह ढांके पड़ी रही। वास्तव में उसे कुछ भी अच्छा न लगता था। उसका चित्त परेशान था। दोपहर के पश्चात अन्ना काली को बुलाकर पूछा, अन्नू, आजकल तू अपने शेखर दादा से पढ़ने नहीं जाती? जाती क्यों नहीं? रोज जाती हूँ। ललिता, दादा मेरे बारे में कुछ पूछते हैं? अन्ना, नहीं। हाँ, उन्होंने पूछा था कि ताश खेलने दोपहर को जाती हो या नहीं। बेचैनी के साथ ललिता ने फिर कहा, फिर तूने क्या कहा? अन्ना काली, यही कि तुम चारू के यहाँ रोज ताश खेलने जाती हो। शेखर दादा ने पूछा, तो खेलता कौन कौन है? मैंने कहा, चारू दीदी, तुम, मौसी और चारू के मामा। अच्छा दीदी, तुम सब में अच्छा कौन खेलता है, तुम या चारू के मामा? मौसी तो कहा करती है कि तुम अच्छा खेलती हो। यह सुनकर ललिता में मानो आग लग गई। वह डांट कर कहने लगी, यह सब तूने क्यों कहा? पाजिन कहीं की, तू हर बात में आधी खिचड़ी पकाया करती है। चली जा, मुंह चली। अब मैं तुझे कुछ भी न दूंगी। यह कहकर ललिता वहां से चली गई। ललिता के इस प्रकार बदलते हुए भावों से अन्ना काली हैरान हो गई। उसकी कच्ची बुद्धि ने यह न समझा कि ललिता एकदम क्यों बिगड़ गई। 2 दिन से ताश का अड्डा नहीं जमता। ललिता के न आने से मनोरमा का खेल बंद हो गया। मनोरमा के हृदय में यह संदेह भावना जागृत हो चुकी थी कि गिरीन्द्र ललिता की तरफ आकर्षित हो रहा है। उस पर रीझ कर गिरीन्द्र बेचैन होता जा रहा है। मनोरमा ने देखा कि यह 2 दिन गिरीन्द्र ने कितनी परेशानी और बेचैनी से काटे हैं। यही नहीं, उसने बाहर घूमने जाना तक बंद कर दिया है। अब वह केवल कमरे में ही इधर उधर उठता बैठता दिन काट देता है। तीसरे दिन दोपहर के समय उसने बड़ी बहन से कहा, बहन, क्या खेल आज भी न होगा? मनोरमा ने कहा, कैसे होगा गिरीन्द्र, खेलने वाले ही पूरे नहीं हैं। आओ आज 3 आदमी ही खेलें। मनोरमा की इस बात को सुनकर गिरीन्द्र का उत्साह भंग हो गया। वह बोला, कहीं 3 आदमी में भी खेल होता है? उस घर की लड़की जिसका नाम ललिता है, उसे बुला लो ना जीजी। मनोरमा
वह ना आएगी। गिरीन्द्र उमंग में तुरंत बोल उठा। क्यों नहीं आएगी? उसके घर वालों ने मना कर दिया है या अपने से? नहीं, वह अपने आप नहीं आती। उसके मामा मामी के ऐसे भाव नहीं हैं। गिरीन्द्र के मुंह पर प्रसन्नता की झलक दौड़ गई। वह बोला, फिर तो तुम्हारे जाने भर की देर है, जरा जाकर कह दोगी, तुरंत आ जाएगी। यह बात गिरीन्द्र ने कह तो दी, पर अपने मन में संकोच कर रहा था। उसके हृदय की बात ताड़कर मनोरमा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अभी जाकर बुला लाती हूँ। यह कहकर वह ललिता के घर गई और उसे पकड़कर साथ ही ले आई। आज फिर ताश का अड्डा जमा। आज वास्तव में ताश खूब जमा। ललिता की जीत होती रही। 2 घंटे तक खेल बहुत ही बढ़िया जमा रहा और सभी लोग दत्तचित्त थे। उसी समय अन्ना काली दौड़ती हुई आई और ललिता का हाथ पकड़कर घसीटते हुए बोली, जल्दी चलो दीदी, शेखर दादा बुलाते हैं। शेखर का नाम सुनते ही ललिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ताश छोड़ दिया और बोला, क्या दादा आज काम पर नहीं गए हैं? मुझे क्या मालूम, शायद आज जल्दी आ गए हैं। ललिता ने मनोरमा की ओर कुंठित भाव से देखकर कहा, मौसी मैं जाती हूँ। उसका हाथ पकड़कर मनोरमा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी 2-4 हाथ और खेल लो। परेशान होकर ललिता ने कहा, मौसी अब न खेल सकूंगी, यदि जरा सी भी देर हो गई तो वो नाराज हो जाएंगे। इतना कहकर दौड़ती चली गई। गिरीन्द्र ने पूछा, ये शेखर दादा कौन है? मनोरमा, वह इसी सामने वाले बड़े महल में रहते हैं। गर्दन हिलाते हुए गिरीन्द्र ने कहा, वो महल? तब तो शायद नवीन बाबू के कोई रिश्तेदार हैं। मनोरमा ने हंसते हुए कहा, कैसे रिश्तेदार? ललिता के मामा के मकान तक को वह बुढ़ा हड़प लेने के लिए तैयार है। बड़े आश्चर्य के साथ गिरीन्द्र बहन की तरफ देखता रहा। मनोरमा ने सारी कहानी सुनानी प्रारंभ की। किस तरह से आर्थिक कठिनाइयों के कारण गुरुचरण बाबू की मछली पुत्री की शादी रुकी हुई थी। नवीन राय ने काफी ब्याज पर उसका मकान रेहन रख लिया। अब तक भी वह रुपया अदा नहीं हुआ और नवीन राय यह मकान हड़प ही लेंगे। वह इसी घात में है भी। सारी कहानी सुना चुकने के बाद मनोरमा ने यह भी कहा कि उस बूढ़े की हार्दिक इच्छा यह है कि बेचारे गुरुचरण बाबू का मकान सत्यानाश करके उसी स्थल पर शेखर के लिए बहुत ही सुंदर विशाल महल बनवाए। 2 लड़कों के लिए अलग अलग मकान हैं, परंतु तीसरे के लिए नहीं है। सभी बातें सुनकर गिरीन्द्र को बहुत दुख हुआ और गुरुचरण बाबू की दशा पर बहुत तरस आया। वह बोला, जीजी, अभी तो गुरुचरण बाबू की और भी लड़कियां हैं ना, उनका कैसे कामकाज होगा? मनोरमा ने उत्तर दिया, उनकी कन्याएं तो हैं ही, उसके सिवा उनकी भांजी भी तो है। उस अनाथ ललिता का पूरा बोझ इस बेचारे उसके मामा पर है। लड़कियों की काफी उम्र हो आई है, 1-2 वर्ष में उनका विवाह हो जाना चाहिए। फिर भी साथ ही उन्हें अपने समाज से मदद मिलने की कोई आशा नहीं, बल्कि समाज से निकाल देने वाले अनेक हैं। प्रथा के अनुसार न चलने पर तुरंत समाज से अलग कर देते हैं। हमारा ब्रह्म समाज तो इन सबके समाज से लाखों दर्जे अच्छा है गिरीन्द्र। गिरीन्द्र चुप ही रहा। मनोरमा फिर कहने लगी, उस दिन ललिता की मामी मेरे पास ललिता के लिए सोच विचार कर रो रही थी। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी ठिकाना नहीं है। उसके पाड़ी ग्रहण के शोक में गुरुचरण बाबू को खाना पीना तक हजम नहीं होता। गिरीन्द्र भैया, तेरे बहुत से जान पहचान वाले मुंगेर में होंगे, क्या कोई तेरा ऐसा मित्र नहीं है जो ललिता की सुंदरता और गुणों को देखकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए? वास्तव में ललिता के समान गुणी तथा विदुषी लड़की मिलना कठिन है। लाखों लड़कियों में वह एक रूपवती है। गिरीन्द्र ने दुखपूर्ण झूठी हंसी हंसी कर कहा, ऐसी जान पहचान वाला कहाँ पा सकूंगा दीदी? फिर भी हाँ, इस कार्य में धन देकर उनकी सहायता कर सकता हूँ। गिरीन्द्र के पिता ने डॉक्टरी से अथाह धन इकट्ठा किया था। उस संपूर्ण धन का एकमात्र अधिकारी गिरीन्द्र ही था। मनोरमा, तू रुपए उधार देगा? गिरीन्द्र ने कहा, उधार क्या दूंगा जीजी, पर हाँ, जब दे सकेंगे दे देंगे और न दे सकेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं। आश्चर्य में पड़कर मनोरमा ने कहा, आखिर इस तरह से उन्हें रुपया देने से तुझे क्या लाभ होगा? यह लोग न हमारी बिरादरी के हैं और न समाज के। फिर तुम ही बताओ कि इस प्रकार रुपए कौन देता है? मनोरमा की ओर देखकर गिरीन्द्र ने हंसते हुए कहा, समाज के नहीं है तो न सही, किंतु अपने देश के बंगाली तो हैं। उनके पास टके नहीं हैं और मेरे पास रुपयों में कोई
काई जम गई है। जीजी, तुम एक बार कहो तो उनसे, यदि वे रुपया लेना चाहें तो मैं देने को तैयार हूँ। फिर ललिता न तो उनकी सगी है और न संबंधिनी है, मैं उसकी शादी का पूरा ही खर्च दे दूंगा। उस भोली लड़की के काम के लिए मैं पूरा भार सहन कर लूंगा। गिरीन्द्र की यह बातें सुनकर मनोरमा को न आनंद मिला न ही संतोष हुआ। हालांकि मनोरमा के घर से कोई कुछ नहीं कहता था, फिर भी स्त्रियों के स्वभावानुसार पराये आदमी को रुपए बिना प्रयोजन देते देखकर उसे जरा भी चैन न था, बल्कि वह तो उसमें रोड़े अटका देना चाहती थी। चारूबाला चुपचाप यह सब बातें सुन रही थी। गिरीन्द्र की यह रुपए से मदद करने की बात सुनकर उसका हृदय खुशी से नाच उठा था। वह कहने लगी, मामा तुम ऐसा ही करो, मैं जाकर मौसी से कह आती हूँ। मनोरमा ने उसे धमकाकर कहा, चुप बैठ चारू, यह बातें बच्चों के मुंह से बड़ों के बीच में अच्छी नहीं लगती। ललिता की मामी से जो भी कहना होगा मैं जाकर कह दूंगी। गिरीन्द्र, ऐसा ही करो दीदी, गुरुचरण बाबू तो भले आदमी हैं, ऐसा लगता है। कुछ देर रुककर मनोरमा ने फिर कहा, मैं क्या, सभी लोग यही कहते हैं कि दोनों स्त्री पुरुष बड़े सज्जन हैं गिरीन्द्र। इस बात का हमें दुख है। बहुत मुमकिन है कि उन लोगों को घर त्याग कर सड़क पर ही आकर खड़ा होना पड़े। इसके भय से तूने देख ही लिया कि ललिता ने ज्यों ही शेखर का नाम सुना तुरंत दौड़ी हुई गई। ललिता ही क्या, बल्कि उसके यहाँ के सभी लोग शेखर के बंधन में हैं। कुछ भी कोशिश क्यों न की जाए, जब एक बार नवीन राय के चंगुल में कोई फंसा तो उसका निकलना कठिन ही है। मनोरमा की ओर देखते हुए गिरीन्द्र ने एक बार फिर कहा, हाँ तुम फिर उनसे जाकर कहोगी ना? मनोरमा, अच्छा अवश्य कहूँगी। यदि तू अपनी सहायता से किसी गरीब का उपकार कर सके तो इसमें उत्तम और क्या हो सकता है। दीदी, व्यग्रता की कौन सी बात है, यह तो हम सबका धर्म है। जब किसी मुसीबत में ग्रस्त व्यक्ति की जिस प्रकार बन सके मदद करें। यह कहकर गिरीन्द्र कुछ लज्जित सा हो गया और कुछ न कहकर वह कमरे से बाहर चला गया, परंतु कुछ ही समय बाद वह फिर लौटकर वहीं आ बैठा। मनोरमा ने कहा, तू फिर आ गया? मुस्कुराते हुए गिरीन्द्र ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम जो कुछ भी करुणायुक्त गाथा गाती हो उसमें सत्यता का अंश बहुत कम है। आश्चर्यचकित हो मनोरमा ने पूछा, क्यों? गिरीन्द्र ने कहा, जिस लापरवाही से मैंने ललिता को रुपए खर्च करते हुए देखा है उससे गरीबी का तो कोई लक्षण जान नहीं पड़ता। दीदी तुम ही देखो ना, अभी तक उस दिन सब लोग थिएटर देखने गए थे, ललिता गई नहीं थी, फिर भी 10 रुपए उसने भेजे थे। चारूबाला इसकी गवाह है। जिस प्रकार वह खर्च करती है उससे यह अनुभव होता है कि उसका खर्च 20-25 रुपए से कम में न चलता होगा। मनोरमा ने इस बात पर एकाएक यकीन नहीं किया और चारूबाला की ओर देखा। चारूबाला ने कहा, सच है माँ, शेखर बाबू ललिता को रुपए देते हैं। यह नई बात नहीं है, बाल्यावस्था से ही शेखर बाबू की अलमारी से रुपए ले आती है। शेखर बाबू कुछ नहीं कहते। मनोरमा ने कहा, यह बात शेखर को ज्ञात है? हाँ, उन्हें सब पता है, उनके सामने ही ताला खोल कर लाती है। पिछले महीने अलनाकाली के गुड्डे के विवाह के समय जो धूमधाम हुई थी और इतने अधिक रुपए खर्च हुए थे, वह सब किसने दिए थे? सारा खर्च ललिता ने ही दिया था। लंबी सांस छोड़ते हुए मनोरमा ने कहा, भैया मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि नवीन राय की भांति उसके लड़के नीच नहीं है। सभी लड़के अपनी माँ के स्वभाव के हैं, इसीलिए उनमें दया ममता भरी हुई है। इसके अतिरिक्त ललिता भी बड़ी नेक लड़की है, सभी उससे स्नेह करते हैं। बचपन से ही वह शेखर के पास रहती है, वह शेखर को भैया कहती है और शेखर का भी उस पर गहरा अनुराग है। अच्छा चारू, यह तो बता, क्या शेखर बाबू की शादी इसी माघ में होने वाली है? सुना है इस रिश्ते से बुड्ढे को अच्छी रकम हाथ लगेगी। चारूबाला ने कहा, हाँ माँ, इसी माघ में शेखर भैया का ब्याह होगा, बात तय हो चुकी है। दोस्तों, ये चौथा भाग यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।